सदस्य 1 लाख का जो इनामी अपराधी है ऋतिक बॉक्सर, उसकी जो जयपुर पुलिस द्वारा धरपकड़ की गई है, उससे संबंधित हम लोग बातचीत करेंगे आप लोगों को। जैसा जानकारी है, नवंबर और दिसंबर माह में जयपुर के कुछ सेलेक्टेड व्यापारियों को एक्सटॉर्शन को लेकर थ्रेट कॉल्स आए थे, जिस पर तत्कालीन पुलिस ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके इनमें कार्रवाई शुरू की। उसमें से एक महत्वपूर्ण केस है जी क्लब के जो ओनर है अक्षय गुरनानी, उनको जो थ्रेट कॉल दी गई थी और जब बाद में बेसिकली फायरिंग में परिणत हुई। 8 तारीख को अक्षय गुरनानी को 5 करोड़ की थ्रेट कॉल आती है। उसके बाद 28 तारीख को फायरिंग की जाती है क्लब के ऊपर देर रात, जिसका पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शूटर्स के साथ में मुठभेड़ जरूर होती है पुलिस की 31 तारीख को, और वो चारों शूटर्स वगैरह अरेस्ट होते हैं। उसी केस में पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें गंभीरता से अनुसंधान करवाया गया, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे राम सिंह जी के नेतृत्व में 3 टीम्स गठित की गई, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को, धरपकड़ को सुपरवाइज कर रही थी। पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें अनुसंधान के आधार पर जो ऋतिक बॉक्सर है, जो यहाँ का जयपुर का स्थानीय अपराधी था और जो इस लॉरेंस गैंग से जुड़ गया था, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी निकाला गया। इनाम निकलवाने की बेसिकली वजह ये थी कि जयपुर में चूँकि ये यहाँ का स्थानीय लोकल आदमी था, तो इसके द्वारा व्यापारियों के नंबर अपने गैंग के कुछ सदस्य जो बाहर हैं उनको उपलब्ध कराए गए और इस थ्रेट कॉल्स को अंजाम दिया गया। आज की तारीख में करीब अपने ऋतिक बॉक्सर 1 लाख का जो इनामी है, इसके ऊपर 8 केसेस में जयपुर में वांटेड है, 3 केसेस में हनुमानगढ़ में और 1 बीकानेर में, तो टोटल 12 केसेस में, और वो सभी केसेस रंगदारी से रिलेटेड ही है। जो हमारी विशेष टीमें गठित हुई थी एडिशनल एसपी साहब के सुपरविजन में, उनके द्वारा एक गैंग के मुख्य हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया था जयपुर में। 14 दिन के रिमांड अवधि के दौरान में बहुत गहनता से पूछताछ की गई थी। इनका जो पूरा नेटवर्क था, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से रिक्रूट करते हैं और किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इस पर गहनता से अनुसंधान के पश्चात में योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान पुलिस द्वारा वो सूचना हेडक्वार्टर में शेयर की गई। हेडक्वार्टर में शेयर करने के उपरांत आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बीकानेर रेंज में, जोधपुर रेंज में, उदयपुर रेंज के अंदर रेड्स भी हुई है, हाइडआउट्स भी हुई है, ताकि इनके कंप्लीट नेक्सस को खत्म किया जा सके। और क्योंकि ये ऋतिक बॉक्सर मुख्य आरोपी के रूप में वांछित था हमारे, और इस गहन पूछताछ और आसूचना के आधार पर हमारे को इसकी नेपाल में होने की पुख्ता सूचना मिली थी। एडिशनल एसपी साहब के सुपरविजन में तीनों टीम थी, जिसमें चिरंजी लाल जी, खलील और अपने साइबर थाने के जो एसएचओ थी। ये टीमें प्रोसीड करती है नेपाल बॉर्डर पे, और चूँकि 18 तारीख की मध्य रात्रि में रक्सौल बॉर्डर के आसपास में इसने बॉर्डर क्रॉस करके बड़ी, क्योंकि वो जितनी भी थ्रेट कॉल्स राजस्थान में जयपुर में आई थी 8 थ्रेट कॉल्स, वो कोई भी केस, जो मेन केस है अपने जी क्लब का, उसमें अभी तक अनुसंधान करके करीब 14 आरोपी हमने गिरफ्तार किए। 14 आरोपी बेसिकली 1 लाख का इनामी अपराधी है। उसमें गैंगस्टर जिनका जो मुख्य है लॉरेंस, इसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक साथी है इनका जो रोहित गुदारा है, इसके लिए पुलिस टीमें प्रयास करते हैं। सर, एक तो इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो फरारी में इसकी किस तरीके से मदद हुई? और जैसा आपने बताया कि लॉरेंस से जो पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने बताया कि एक सेट पैटर्न है रिक्रूट करने का, नए लड़कों को खुद से जोड़ते हैं। क्या कुछ प्रलोभन देते हैं ये नए युवाओं को, किस तरीके से अपनी गैंग्स में शामिल करते हैं? इनिशियली जो मैंने बताया ना, ये बेसिकली सारा सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूटमेंट चलता है इनका। तो उस रिक्रूटमेंट को कट ऑफ करने के लिए भी हमने इनके जितने मेन पेजेस थे, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे, उन सबको हमारी सोशल मीडिया सेल्स ने स्टडी किया, और उस रिक्रूटमेंट को कट ऑफ करने के लिए इनके सारे फॉलोअर्स जो इनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनकी लिस्टिंग की गई। जयपुर शहर में, पूरे प्रदेश के अंदर इन सभी के खिलाफ में कार्रवाई की गई। इनके रेड्स हुई, इनको लाया गया, पूछताछ की गई, जिनके खिलाफ में केसेस बनते थे केसेस भी दर्ज किए गए। तो वो रिक्रूटमेंट हमने कट ऑफ करने का प्रोसेस अपनाया। दूसरा चीज़ जो आप कह रहे हो कि बेसिकली इनको सहयोग, तो सहयोग में बेसिकली क्योंकि इसको अरेस्ट किया है, तो डेफिनेटली फरारी में गैंग है, एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। तो जो सहयोग इन्हें जिस व्यक्ति ने इसका इस दौरान में किया है, और इसने 8 केसेस में ऑपरेट जिस तरीके से किया है, तो उसमें जो शेष अपराधी है उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। जैसे एक लास्ट सवाल, जो गेस्ट हाउस में नेपाल में ठहरता है, वो क्या आईडी जो जमा कराते हैं, वो आईडी जमा कराई थी और थी तो क्या इसकी थी या किसी और की थी? ये फेक आईडीज पे ऑपरेट करते हैं बेसिकली। अभी तक तो पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है, बाकी इसको भी हम टीम भेज कर क्लियर करेंगे। सर, कितने दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है, कितने दिन से फरार? 28 ये बेसिकली मैंने बताया ना, अपने जयपुर के अंदर तो दिसंबर और जनवरी माह में केसेस रजिस्टर हुए थे, उन केसेस में वांटेड था। उससे पहले जयपुर केसेस में नहीं हुए सर। उससे पहले हनुमानगढ़ और बीकानेर साइड था। हनुमानगढ़ की घटना के बाद ही फरार हो जाता है इंडिया से, क्योंकि प्रमुख रूप से ये जयपुर की थ्रेट कॉल्स में ही इसका नाम सामने आता है, और फिर तफ्तीश में पता चलता है कि ये मुख्य किरदारों में से है।
तो फिर डेडिकेटेडली टीम्स बनेंगी इसको अरेस्ट किया। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि यहाँ का मैंने जैसे बताया आपको, ये स्थानीय अपराधी था जिसको जयपुर शहर के कुछ व्यापारियों के नंबर्स इसके पास में थे, तो गैंग से जुड़ा हुआ था। पहले किसी केस के अंदर ये मानगढ़ और गंगानगर बीकानेर में अरेस्ट हुआ था। उस दौरान गैंग का जो लॉरेंस का जो एक साथी है संपत नेहरा, उसके संपर्क में आता है, फिर ये गैंग से जुड़ जाता है। फिर ये यहाँ स्थानीय व्यापारियों के नंबर उनको उपलब्ध कराता है और फिर ये थ्रेड कॉल्स का केस शुरू होते हैं। सर ये अपराध जगत में आने से पहले क्या काम था इस लिटिल बॉक्स में? ये तो ऑलमोस्ट अपराधी ही रहा है। मानगढ़ में भी केसेस हैं इसके खिलाफ, गंगानगर में भी हैं, बीकानेर में भी हैं। एक्सटॉर्शन रिलेटेड 12 केस है। इसके अलावा अन्य केसेस में भी इसकी गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है, जो स्थानीय मारपीट के इस टाइप के केसेस थे। एक सर ये पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है, इससे पहले इसने कहाँ फरारी काटी, किस तरह से? देखिए, इसमें मानगढ़ में डॉक्टर इसारिया हैं, उनको पहले थ्रेड कॉल दी गई थी, फिर फायरिंग हुई थी। वो घटना करीब अपने नवंबर-दिसंबर माह की है, अपने 2022 की। उसके बाद ये यहाँ से भाग जाता है नेपाल में, और चूंकि यहाँ की सूचना इसके पास थी जयपुर शहर के व्यापारियों की, तो इसने वहीं से ऑपरेट करते हुए वारदातें कराई थी। सर पोस्ट डाली गई वो कहाँ से डाली गई, जिसकी तरह की हमने यूएस फ्लोरिडा से तफ्तीश में हाँ बिल्कुल ये बात आई है कि जो पोस्टें डाली थी बेसिकली वो फ्लोरिडा से डाली गई। सर ये क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के कॉन्टैक्ट में लगा था, उनके कहने पे ही ये सारी चीज़ें हुई, या उन्हें बोला के कहने पर हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो सामने निकल के आए टीवी पे, जिसमें लॉरेंस कह रहा है कि हम आसानी से बात कर लेते हैं, मोबाइल हमें उपलब्ध है। तो क्या फरारी के दौरान इसको किसी तरह के कुछ डायरेक्शंस मिल रहे थे, लॉरेंस की तरफ से कोई मदद मिल रही थी? देखिए, अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन होना शेष है, क्योंकि इसको लाई है, देर रात्रि तक पहुँचे थे, अभी अरेस्ट किया है। तो इस तरह की अगर कोई वार्तालाप हुई है, किसी ने इसको सहयोग किया है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बट जब तक ये गैंगस्टर यहाँ पे रहा था, उस दौरान करीब 14 दिन की हमारे पास रिमांड अवधि रही थी, और इसके अलावा कुछ सर्टेन पॉइंट पे ये जेल में था। उस दौरान में इसको किसी भी तरह की इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हथियार वगैरह बरामद हुए? वो प्रोसेस अभी चल रहा है। बेसिकली जो शूटर्स थे जिन्होंने फायरिंग करी थी, उनको तो जयपुर पुलिस द्वारा 31 तारीख को पकड़ लिया गया था और हथियार बरामद भी कर लिए गए थे। अन्य वारदातों में जो इसने हथियार वगैरह सप्लाई कराए, उसके लिए गैंगता से पूछताछ करके रिकवर कर दिया हमारी। सर ये कि पकड़ा ही, इसके अलावा और भी किसी को पकड़ा है इसके सामने ऋतिक बॉक्सर को? सॉरी सर ऋतिक बॉक्सर को सिंगल ही मतलब दस्तयाब किया या नहीं, फिर इसको अकेले कोई दस्तावेज किया था। उस केस जो मेन केस है अपने जी क्लब का, उसमें लोकेशन को लेकर कई सारी बातें थी और अलग अलग जगह की बात सामने आ रही और उन सारी लोकेशंस की बात को वेरीफाई किया जा रहा था टीम द्वारा, और इसी दौरान नेपाल में होने की बात सामने आई। उसको हमारी टीम द्वारा वहाँ जाकर अपने जो इन्फॉर्मेंट नेटवर्क था उससे बातचीत करके ये इस्टेब्लिश किया गया कि ये नेपाल में। ये चीज़ जब वेरीफाई होगी तो उसके बाद उसको और फर्दर डेवलप किया गया। तो जैसा कि अभी साहब बता रहे थे कि इसको जयपुर में कोई बड़ी वारदात करनी थी, क्योंकि इनके जो केसेस थे या जो एक्सटॉर्शन कॉल थे उसके अंदर उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था, उनको मेटलाइज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये आ रहे थे। ये बड़ी सटीक इन्फॉर्मेशन थी और इस इन्फॉर्मेशन के बाद में हमारे यहाँ से कमिश्नर साहब और साहब के निर्देशानुसार यहाँ से टीम भेजी गई। वे बड़ी मजबूत टीम भेजी थी, जिसमें उस टीम को मैं ऐड कर रहा था, जिसमें चिंदीलाल जी डिप्टी एसपी, एक खलील अहमद डिप्टी एसपी, चंद्र प्रकाश जी डिप्टी एसपी और एक राजेश कुमार, जो आप जानते हैं कि पहले नेपाल बॉर्डर से कई बार बड़े बड़े खतरनाक अपराधी उनको पकड़ के लेके आए, ये भी उसमें थे। तो बाकी हमारे और कमांडो मुलाजमान थे और वहाँ पर बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। जैसे ही ये जो बॉर्डर है ये वीरगंज नेपाल में है और इधर जो है इंडिया का मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसका रक्सौल है, ये आमने सामने है। तो जैसे बॉर्डर क्रॉस करके रक्सौल में है और इसको वहीं पर दबोचा। ये किस तरह की वारदात करना चाह रहा था जयपुर में नेपाल से बैठे, जैसा आपने बताया, किस तरह की रंगदारी की या कुछ और? रंगदारी
जो पहले थ्रेट कॉल्स दे रखे थे, पुलिस ने कार्रवाई करके इतना प्रेशर बना दिया था कि किसी भी व्यापारी से पैसा नहीं ले पाए थे। तो चूँकि इसको ऑपरेशन को इन्होंने शुरू कर दिया था, अंजाम तक नहीं पहुँच रहे थे, तो ये आकर के उनको अंजाम तक पहुँचाने के लिए फायरिंग कराना चाह रहा था ताकि कुछ पैसा मिलता है।